हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनालिसिस में, जिसमें आज 25 जुलाई 2023 के हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सबसे पहला अगर हम टॉपिक देखें, जो आर्टिकल है वो हमारा गवर्नमेंट लॉन्च मेरी माटी मेरा देश। ये क्या है? ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जिसमें ये बताया गया जो कर्तव्य पाथ है, यानी कि जो इंडिया गेट के सामने का एरिया है, वहां पे क्या क्या होगा, अलग अलग एरिया से एरिया वाइज क्या होगा, मिट्टी लेके आया जाएगा। यानी कि जो सॉइल है वहां से कलेक्ट किए जाएंगे अलग अलग एरिया से, और वहां से लाके यहाँ की जो एरिया है यहाँ पे क्या किया जाएंगे, प्लांटेड किया जाएगा। यानी कि उन मिट्टियों को डालकर उन पे प्लांटेड किया जाएगा अलग अलग एरिया में। ठीक है, जो बताया गया है कहाँ पे इवेंट्स को प्लान किया गया है, कहाँ पे पंचायत विलेज में, ब्लॉक्स में, अर्बन लोकल बॉडीज में और स्टेट और नेशनल लेवल पे यहाँ पे बात की जाएगी। अगर हम बात करें इसमें जो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कब किया जाएगा, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। इसमें 5 पॉइंट एजेंडा को इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंस्टॉलेशन होगा शिला फैल्कम। ठीक है, शिला फैल्कम जो है उसका, यानी कि मेमोरियल प्लेक्यू जो है वो कहीं ना कहीं इसके नाम से क्या होगा, बनाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम सेक्रीफाइसेस जो सेक्रीफाइसेस किए उनके ऊपर ये क्या होगा, जो शिला पे वेलकम है, वो जो एजेंडा है 5 पॉइंट का वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो कि आपके जैसे कि वीर वगैरह होते हैं उनके नाम वगैरह, फ्रीडम फाइटर वगैरह, डिफेंस पर्सनल वगैरह, सीएपीएफ जो कि एक अहम रोल निभाते हैं, उनका नाम इसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला आर्टिकल हमारा, इज देयर रूरल बाइसिस इन इंडियन सर्वे। क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया की सर्वे, नेशनल सर्वे किया जाता है, क्या रूरल बाइसिस किया जाता है, मतलब रूरल की जो काउंटिंग है उसमें क्या क्या कम किया जाता है, जैसे कि अलग अलग मोर्टेलिटी रेट हो गया, या फिर आपके सेंसस के प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई काउंट किसी भी तरह की जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसमें क्या किया जाता है, रूरल को बाइस दिखाने की बात की जाती है, रूरल के साथ भेदभाव किया जाता है। जो ज्यादातर बढ़ा के किया जाता है वो कहाँ पे, आपके अर्बन एरिया को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज आर्टिकल की बात की जा रही है। अगर हम आर्टिकल में अगर इफेक्ट रस को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक पैनल को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जो कि पैनल किसके अंदर था, प्रणब सिंह के अंदर था, जो कि ये क्या करेगी, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो डाटा वगैरह रिलीज किए जाते हैं उनको क्या करेगी, रिव्यू करने का काम करेगी और अपना सजेशन देने का भी काम करेगी। तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत है, वाई देयर इज नीड टू रिव्यू करने की क्यों जरूरत है। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखते हैं, पीरियोडिक लेवल सर्वे देखते हैं, ये सारे सिस्टमेटिक जो सर्वे है ये कहीं ना कहीं इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होती है। अगर इनका मेथोडोलॉजी क्या हो रही है आज के टाइम पे, ये कहा जा रहा है कि फेल होती जा रही है, क्योंकि ये हम लोग पुरानी चीजों को अभी भी यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, और अब इसको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको चेंज करना चाहिए, इसके मेथोडोलॉजी का इसका जो तरीका है उसको चेंज करनी चाहिए, जिससे कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी जो है मिल सके कि हम उन लोगों को हेल्प कर सके जो कि ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अभी जूझ रहे हैं। हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो कह रहे हैं कि आउटडेटेड हो गई है, तो इसी के लिए इस सर्वे को जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे देयरफॉर, इसीलिए देयर इज नो नीड restructuring and overhauling the survey methodology just because it does not suit certain narrative development. However, they accept there may be error. इसमें कुछ ना कुछ एरर निकला जा रहा है और उस एरर को किसी तरह से मिनिमाइज किया जाए, इसके ऊपर जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। इसीलिए इस जो सर्वे है इनको कहीं ना कहीं रिव्यू वगैरह किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे, अगर हम नेशनल लेवल के डाटा के हिसाब से बात करें, हम लोग जितने भी रिसर्च करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, हमारी सब चीज डिपेंड रहती है किस पे, ये जो एविडेंस है, जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है हमारे पास अभी तक की जो एविडेंस है उनके ऊपर क्या करती है, रिलाई करती है। अगर हम ठीक से देखें एनएफएचएस की डाटा को, तो कहीं ना कहीं हम जो ये डाटा कौन कंडक्ट कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि लास्ट 30 ईयर से करवा रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर। ठीक है, और जो नोडल एजेंसी है। ठीक है, क्या जो एचएसपी जो डाटा है वो रूरल वाइज है, इस चीज के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए अगर हम बात करें, जो मिस्टर रबी और मिस्टर डेब्रोय जो सेपरेट आर्टिकल में ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशनल सर्वे है, जैसे कि एनएफएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आर अंडर एस्टिमेट करता है कि इंडिया की डेवलपमेंट की रूरल वाइज टर्म रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रूरल की वाइज को दिखाता है। यानी कि हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ कहाँ कर रहे हैं, अपने अर्बन एरिया में कर रहे हैं, रूरल एरिया को कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो इसी चीज के ऊपर क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है कि हम लोग जो है बाइसनेस दिखा रहे हैं रूरल एरिया की तरफ। अगर दूसरे शब्दों में कहो कि जो सर्वे है, सर्वे का मेथोडोलॉजी पूरी तरह से डिपेंड है किसके तरफ, किसके ऊपर, लास्ट जो सेंसस डाटा है उनके ऊपर, ना कि जो हम लोग अभी ये सारे डाटा जो कंडक्ट करा रहे हैं उनके ऊपर। क्योंकि हमें क्या लगता है
कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट से सिस्टमेटिक तरीके से हमें पता लगता है कि रूरल पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग डेवलपमेंट किस तरफ कर रहे हैं, डेवलपमेंट हम ज्यादातर अपने रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि एनएचए जो अभी के जो सर्वे यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डाटा है वो कहीं ना कहीं सही काम नहीं कर रही इन एरिया में। एक्चुअली में इन एरिया में काम कर रही है, लेकिन इस एरिया में अगर बात करें तो कि ग्राउंड लेवल पे पहुंचने की बात है तो देखिए हर एक स्टेप के अपनी अपनी हर एक डाटा की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें वो अलग अलग चीजों पे काम करती है, अलग अलग एरिया में काम करती है। ठीक है, अगर हम लोग वहीं सेंसस की बात करें, सेंसस भी अलग अलग चीजों पे काम करती है। सेंसस अगर काम करने की बात करें तो ये बहुत सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड करके रख देती है, जबकि हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो ये फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करती है, यानी कि फैमिली की हेल्थ सर्वे कैसे है इस तरह की बात करती है। तो ये अगर हम इसको मैच करें कि अर्बन पॉपुलेशन की जो एनएफएचएस की डाटा है उसके अगर बात करें तो जो डाटा कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी कमी नजर आती है, क्योंकि हम लोग जो बायसनेस ज्यादा दिखाते हैं वो अर्बन की तरफ ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि अर्बन में हम लोग सोचते हैं कि अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन में डेवलपमेंट करने की जरूरत है, अर्बन में हेल्थ रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा जरूरत है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे ज्यादा देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये बताया जा रहा है कि रूरल एरिया में क्या है, ओवर पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी एरर को कहीं ना कहीं देखते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से लाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हाई परसेंटेज होने के कारण भी जो अगर हम देखते हैं जनरली हाई परसेंटेज ऑफ जो नॉन रिस्पॉन्स अर्बन एरिया है उसको अगर रूरल एरिया से हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी कमियां जो है नजर आने लगती है। हम लोग दोनों ही चीजों को कंपेयर करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि किस तरीके जो वाइस है वो किस तरह से बढ़ रहा है। अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 की बात करें तो नियरली हमें करेक्ट दिखता है कि एस्टिमेट जो है अर्बन पॉपुलेशन की वो कहीं ना कहीं कम थी। ठीक है, यानी कि अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब आया था, 1 जो आया था वो करीब करीब 1992 1993 में, यानी कि उस टाइम पर अर्बन पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कमी थी जो 94% 5% को दिखाती थी। लेकिन जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया तो वो क्या दिखा रही है कि सेकंड लोएस्ट अर्बन रिस्पॉन्स है जो कि 95.6% तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि अब जो है पॉपुलेशन जो है ज्यादातर कहां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में ज्यादातर बढ़ रही है। ये भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए ही वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इंडिकेटर को समझना पड़ेगा और जो भी कमी हो रही है इसके इंडिकेटर में उसको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो एरर हो वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो और साथ ही साथ जो इंप्रूवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, और दोनों ही चीजों को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, दोनों के डाटा को सही से कलेक्ट करके बड़े एरिया में क्या करना पड़ेगा, इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does India's first gig worker rights bill stipulated? क्या बताया जा रहा है, राजस्थान ने क्या किया है, एक बिल पास किया है जिसमें बताया गया है जो राजस्थान है वो कहीं ना कहीं गिग वर्कर के लिए कुछ जो है वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, अब वो क्या चीज है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि 3 लाख गिग वर्कर को कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प होगी। अब जो राजस्थान की बिल लाया गया वो किस नाम से, वर्कर रजिस्ट्रेशन गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। इसमें क्या क्या बताया गया, इस बिल का क्या पर्पस है। सबसे पहले एग्रीगेटर यानी कि जो डिजिटल इंटरमीडिएटर कनेक्टर है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में जो कनेक्टर का काम करते हैं, एग्रीगेटर का काम करते हैं। और दूसरी प्राइमरी एम्प्लॉयर जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंगेज है, जो भी जैसे आपके ओला है तो उसमें ओला के जो ड्राइवर वगैरह है वो इंक्रीज है, तो वो क्या हो गया प्राइमरी एम्प्लॉयर, तो उनको कहीं ना कहीं ये इनके ऊपर ये बिल जो है अप्लाई होती है। अगर बिल की पर्पस की बात करें, यहाँ पे एक वेलफेयर बोर्ड जो है वो कंप्राइज किया जाएगा स्टेट लेवल पे, जिसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम ईच गिग वर्कर एंड एग्रीगेटर में। ठीक है, दोनों ही गिग वर्कर हो चाहे वो एग्रीगेटर है, दोनों से ही 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें शामिल होंगे और 2 अदर फॉर्म सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक फंड जो है वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर एग्रीगेटर एंड प्राइमरी एम्प्लॉयर जो फैसिलिटी गारंटी है सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करेगी वो भी एक जो है चीजों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, बोर्ड जो है वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी जो डाटाबेस है कंपनी के उसको और वर्कर, और साथ ही साथ हर एक वर्कर को जो रिसीव करती है एक यूनिक आईडी उसको वैलिड और परपेचुइटी बताने की बात करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए गवर्नमेंट की
जो रिकमेंडेशन की इन देयर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, लेबर यूनियन प्रीवियसली ऑब्जेक्टेड वेग टर्मिनोलॉजी ऑफ बिल। ठीक है, पहले इसको क्या बताया जाता है, वेग बताया जा रहा था टर्मिनोलॉजी को, जो बिल है उसको कहने की कुछ ना कुछ कमियां बताई जा रही थी। अब अगर बात की जाए फंड की, अब फंड की यहाँ पे बात की गई तो फंड कहाँ कहाँ से आएगा। फंड जो है एक आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड जो है यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें इसमें कंट्रीब्यूटर कौन होंगे, इंडिविजुअल वर्कर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होगा और दूसरे सोर्सेस होंगे, और वेलफेयर सेस को भी लगाया जाएगा जो हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर कट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें एग्रीगेटर जो है वो रिक्वायर्ड वो उसको क्या करना होगा, उसको पे करना होगा हमेशा, और जो रेट ऑफ वेलफेयर सेस है वो 2% से ज्यादा नहीं होगा और 1% से कम नहीं होगा। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन में। अगर बात की जाए यूनियन ऑब्जेक्ट्स टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन टू द फंड, आर्ग्यूइंग दैट इट वाज शुड बी सोर्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम एग्रीगेटर। क्या बताया जाए, ये सिर्फ एग्रीगेटर के द्वारा ही या कंपनी के एग्रीगेटर द्वारा ही जो है सोर्सेस हो सकता है, और स्टेट फंड के द्वारा ही सोर्सेस हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसमें फ्लक्चुएशन और इनएडिक्वेट नेचर ऑफ पे जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर राइट्स की बात करें, क्या है वर्कर के राइट्स यहाँ पे। अब जो यहाँ पे एक नाम चीज बदलाया गया है, क्या चीज बदला गया है, सबसे पहले तो ये जो गिग वर्कर है उनका नाम दिया गया पार्टनर का, ना कि एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय जो है एक्चुअली में एम्प्लॉय वो होते हैं जो कि वर्किंग करते हैं, किसके अंडर में, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है या स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, उसके अंडर में काम करते हैं। लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं होता है, जिसके वजह से इनके नाम को चेंज करके पार्टनर रखने की बात की गई है। ठीक है, जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है वो पास किया गया था कब, 2020 में, और इसमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, जिसमें रेस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया जैसे कि एलिजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान बिल में जो है अलग रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो बिल है वो कहीं ना कहीं स्टेट एनी पर्सन हैव राइट्स टू रजिस्टर मिनट दे ज्वाइन द ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड हाउ मेनी प्रोवाइड दे वर्क। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो कोई भी पर्सन अगर उसका राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन करता है इस किसी भी पर पे कि जो ये ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म को, तो उसमें क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क हाउ मेनी प्रोवाइडर्स दे वर्क फॉर, कि वो कितने प्रोवाइडर के बीच में वो काम करेगा, वो चीज को भी देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी बनाने की बात की गई है, जिसमें कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इनकी ग्रीवेंसेस की बात की जाए, इनके लिए ग्रीवेंसेस के लिए भी एक वो बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे कि इनकी गिग वर्कर की जो ग्रीवेंसेस है उनको पता लग सके, और पर सेक्शन 15 के अंदर में एक वर्कर जो है फिजिकली रूप से या तो ऑफिस में जाके या फिर ऑनलाइन के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू क्या कर सकता है, उसको उसके ग्रीवेंसेस को रजिस्टर करवा सकता है, और साथ ही साथ 90 दिन के अंदर अंदर क्या किया, अपीलेट अथॉरिटी जो है इसके ऊपर ऑर्डर देने की ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताया गया है। अगर बात करें तो इनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाने के लिए इस तरह के काम किया गया। अगर इसको कोई कंपाइल नहीं करता है तो उसको कहीं ना कहीं 5 लाख से लेके पहली बार में 5 लाख का फाइन और दूसरी बार में 50 लाख की तक फाइनल जो है दे सकते हैं। अगर प्राइमरी एम्प्लॉय की बात करें वो 10,000 और फर्स्ट ऑफेंस के लिए और सेकंड ऑफेंस के लिए 2 लाख की जो है वायलेशन के लिए दिया जा सकता है सजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है इसरो टू लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। क्या बताया जा रहा है, यहाँ एक लॉन्च व्हीकल जो है PSLV 665 को कैरिंग करेगा, जो सिंगापुर की न्यू इमेजिंग सैटेलाइट है। ये क्या करेगा, 365 की जो सैटेलाइट है उसको कहीं ना कहीं नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लेके जाएगा, और साथ ही साथ जो रडार है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट को प्रोवाइड करेगा कि वो दिन रात जो है कवरेज कर सके। यही सारी चीजें बता रहे हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखनी है। इसरो जो है उसको लॉन्च कर रहा है, किसको, PSLV को C56, जो कि किसके लिए, किसका है वो, सिंगापुर का। ठीक है, ये अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट को समझ लीजिए। इससे बेनिफिट हमारे एक तो रिलेशन पे पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छी होगी, और हम लोग कहीं ना कहीं जो फील्ड है, जो स्पेस की फील्ड है, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, तभी तो हमारे पास दूसरी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऐसी है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि सिंगापुर जो है न्यू इमेजिंग जो सैटेलाइट है वो कहीं ना कहीं जो सारी वेदर को कवर कर सके डे और नाइट में, उसको लॉन्च करने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आज का आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।